हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की साइंस का अध्याय 9 होगा। तो इसका शीर्षक क्या है, देखिए, जंतुओं में जनन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे और उसी के माध्यम से हम टोटल पार्ट को कवर करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा होगा तो इसको आप लोग पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सके। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर। तो आपके अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास है, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। आप लोग अपने नोट्स में लिखिए और इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो लिखिए इसका आंसर। फर्स्ट का उत्तर होगा सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। कहने का मतलब यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी को बढ़ाने के लिए जनन करना आवश्यक है ताकि धरती पे मनुष्य जाति, मानव जाति बनी रहे। और आपको एक जानकारी बता दें कि जनन वह प्रक्रिया है, अगर जो आपके मन में डाउट हो कि जनन क्या है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान किसी नए जीव को जन्म देता है, पैदा करता है, उसको क्या बोलते हैं, जनन प्रक्रिया बोलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न अब देख लीजिए आप लोग कि मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, लिखिए, आप लोग आसानी से लिखा करिए, वीडियो को रोक के उसके बाद चला के आगे देख सकते हैं और इस वीडियो को लोग कई बार देख सकते हैं। और क्योंकि यह यूट्यूब में सेव रहेगा, टोटल वीडियो फ्री होगा, इसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा मनुष्य में जनन के प्रक्रम में सर्वप्रथम शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, अर्थात दोनों मिलते हैं। संलयन का मतलब दोनों मिलते हैं। इस प्रक्रम में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संयोजन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। नई संतति में कुछ लक्षण माता से तथा कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत होते हैं। यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, अतः इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। मनुष्य में कैसा निषेचन होता है पूछा जाए तो एक क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया है कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, तो यही इसका आंसर रहा। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वोचित उत्तर दीजिए। अर्थात 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुन के लिखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि आंतरिक का नंबर आंतरिक निषेचन होता है। तो अभी आपको दूसरे प्रश्न में देखने को मिला कि आंतरिक निषेचन क्या होता है, जो शरीर के अंदर हो उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं, जिससे नए संतति, नए संतान का जन्म होता है, नए जीव का जन्म होता है। ठीक, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मादा के शरीर में। क्या हो जाएगा, मादा के शरीर में जो होता है शरीर के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। दूसरे नंबर ख नंबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर ख नंबर बोल रहा है एक टैडपोल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, वह है। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, अर्थात एक टैडपोल जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क बनता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कायांतरण। क्या बोलते हैं, कायांतरण द्वारा एक टैडपोल विकसित होता है। टैडपोल क्या होता है, मेढक के बच्चे को बोलते हैं टैडपोल, जब वो पानी में रहता है तब। अब अगला नंबर ग नंबर देख लेते हैं क्या है। ग नंबर आपका बोल रहा है कि एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कितनी होती है केंद्रकों की संख्या, तो इसका हो जाएगा एक केंद्रक। क्या हो जाएगा, एक केंद्रक ही एक युग्मज में पाए जाते हैं। इसका आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी से और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह से फ्री में वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, चौथा नंबर निम्नलिखित निम्न कथन सत्य के लिए टी है तथा असत्य के लिए एफ। टी ट्रू, ट्रूथ और फॉल्स। सांकेतिक
कीजिए। अर्थात जो सही हो उसके सामने टी लिखना है, जो गलत हो उसके सामने एफ लिखना है कथन। ठीक, तो आपका का नंबर देख लेते हैं। का नंबर, अंड प्रजग जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, क्या यह सत्य है? यह आपका असत्य है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? एफ। फर्स्ट नंबर पे क्या लिख देंगे? एफ। अब आगे देखते हैं खा नंबर, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। एक शुक्राणु क्या होता है? एक कोशिका, वो एक कोशिका उसमें होती है, केवल वो एक कोशिका ही होता है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं कि मेढक में बाह्य निषेचन होता है। पूछ रहा है क्या मेढक में बाह्य निषेचन होता है? सॉरी, इसमें सेकंड नंबर वाले में आपका टी होगा क्योंकि वो सही है, इसमें आपका टी होगा। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है? मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो ये भी सही है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है अधिकतर पानी में, है ना, पानी के अंदर होता है, तो ये भी आपका सही है। अब घ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर देखिए, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसके सामने भी आप लोग क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। सही के सामने टी और गलत के सामने एफ लिखना है। पाँचवा नंबर देखते हैं, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। निषेचन के बाद जो अंडा दिया जाता है पक्षियों जानवरों द्वारा, तो वह क्या एकल कोशिका है, केवल एक कोशिकी होता है। तो यह भी आपका सही है कि अंडा केवल एक कोशिका होता है। ठीक, 6 नंबर देखते हैं कि अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, क्या अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है, यह आपका गलत है। तो इसके सामने लिखेंगे फॉल्स, एफ। 6 नंबर देखते हैं कि अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, क्या अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक होता है? तो यह भी आपका गलत है, फॉल्स है, तो निषेचन आवश्यक नहीं होता है। ज नंबर देखिए अगला, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। द्विखंडन जो होती है, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है, क्या पूछ रहा है? तो यह आपका हो जाएगा सत्य। द्विखंडन क्या होता है? अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। झ नंबर देखते हैं, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या युग्मज बनता है? तो बिल्कुल सही है, निषेचन के बाद एक युग्मज बनता है जिससे एक जीव का निर्माण होता है, नए जीव का। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आप लास्ट नंबर है इसका, देखिए लास्ट नंबर क्या बोल रहा है कि भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, क्या? तो ये आपका असत्य है। भ्रूण एकल कोशिका का नहीं होता है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिकी होता है। तो इसके सामने एफ लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपने नोट्स में भी लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर क्या बोल रहा है कि युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं लिखना है। इन दोनों के बीच में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर लिखना होगा, हम केवल बोलेंगे, आपको टाइपिंग में नहीं आएगा, तो आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे सुन के। ठीक, तो फर्स्ट नंबर में युग्मनज की तरफ क्या लिखेंगे कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो आप लोग सरल भाषा में समझिए कि निषेचन के समय अंडाणु और शुक्राणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। और गर्भ की तरफ लिखेंगे पहला नंबर कि युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्धित होता है। युग्मनज क्या होता है? विकसित होकर बड़ा होता है तो भ्रूण बनता है, छोटा एकदम जीव बन जाता है, में परिवर्तित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। ठीक, फर्स्ट दोनों का हो गया। सेकंड नंबर लिखेंगे युग्मनज की तरफ कि यह जनन प्रक्रिया के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। जनन प्रक्रिया के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है, सेकंड नंबर। अब गर्भ की तरफ दूसरा नंबर लिखेंगे कि गर्भ का विकास पूरा होने पर माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। क्या होता है? गर्भ का विकास पूरा होने पर जब गर्भ पूर्ण विकसित हो जाता है तो जो माँ होती है वो नवजात नए जीव को जन्म देती है। ठीक, तो यही लिखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6वां बोल रहा है कि अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है? वह जनन
जिसमें लिखिए वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। एक ही जनक होता है, ठीक, वही माता वही पिता सब कुछ वही होता है, उसको क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। इसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन की अब विशेषताएं लिख लीजिए। अलैंगिक जनन की दो विधियां लिखना है, विशेषताएं नहीं विधियां लिखना है। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, अलैंगिक जनन का एक विधि होती है। तो मुकुलन में लिखेंगे वह जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। जैसे हाइड्रा में जनन होता है, उसको क्या किस विधि द्वारा हाइड्रा में होता है, मुकुलन द्वारा। दूसरा लिखेंगे हम लोग विखंडन। विखंडन में लिखेंगे कि वह जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, विखंडन कहलाता है। अर्थात एक जीव टूट जाता है, दो नए जीव बन जाते हैं। एक इसका उदाहरण है अलैंगिक जनन का एक विधि होती है विखंडन में, जो अमीबा में होता है। अमीबा में कैसा जनन होता है, विखंडन होता है। अमीबा टूट के दो नए जीवों को बनाता है। तो इसी तरह से आप लोग याद करेंगे और लिख लेंगे नोट्स में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो उत्तर लिखेंगे कि मादा के गर्भाशय कहाँ होता है। यहाँ आप लोग इसके सामने उत्तर लिख लेंगे, उसके नीचे अपनी नोट्स में क्या होता है, गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। इसमें थोड़ा अच्छे से लिखते नहीं बनता है, तो आप लोग लिख लेंगे गर्भाशय, ठीक। तो गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है, यही होगा इसका आंसर। आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण देख लेते हैं। आंसर होगा इसका कि लार्वा का कुछ अग्र क्या होगा, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण के तौर पर लीजिए, उदाहरण क्या होगा, जैसे टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो तैर सकता है और तथा छलांग लगा सकता है ना। तो किस विधि द्वारा हो जाता है टेडपोल, कायांतरण द्वारा वह वयस्क रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं 9th की ओर। 9 नंबर देखिए, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद अर्थात अंतर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बीच में एक लाइन कर लेंगे, एक तरफ लिखेंगे आंतरिक निषेचन, दूसरी तरफ लिखेंगे बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन की तरफ लिखेंगे फर्स्ट नंबर कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे किन किन जीवों में होता है, मानव में होता है, मुर्गी में होता है, गाय में होता है, कुत्ता आदि में यही निषेचन होता है। अब बाह्य निषेचन की तरफ क्या लिखेंगे, वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे जलीय प्राणियों में यही निषेचन होता है जो जल में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए 10th नंबर जो प्रश्न है उसका आंसर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो आपको इसी तरह से लिख लेना है 10th नंबर का आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए। जय हिंद, जय भारत।